हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है और ये कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई भी व्यवधान पैदा ना हो। इसीलिए सबसे बड़ा व्यवधान जो है वो हमने हटा दिया है। कहने का मतलब है फ्री एजुकेशन हमने आपको दे दी है कि आपको पढ़ने के लिए कुछ एक्सपेंड करना पड़े, कुछ पेमेंट करना पड़े, कोई कूपन लेना पड़े, कहीं कोई पैकेज लेना पड़े, तो ये सारे जितने भी व्यवधान थे हमने किनारे कर दिए। आपको यहाँ पर हमने फ्री एजुकेशन दे दी। तो अब इसके बाद आपको सिर्फ एजुकेशन ग्रहण करनी है, किसी चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। सिर्फ पढ़ाई करते रहिए और अपने भविष्य की तरफ ध्यान दीजिए। तो अब जो है ना, आज हम जो लेकर आए हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि पहले जो साल में पूछे गए बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं, अब हम उन्हें लेकर आ रहे हैं। आज का जो पेपर है वो हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का। ईयर है 2020 का, यानी कि 2020 का हमारे पास आज क्वेश्चन पेपर है। तो इसको आज हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे उस ईयर में किस पैटर्न में कैसे पूछे गए थे, इनको हम करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारे पास उस साल का पेपर था तो वहाँ पर समय दिया गया था 3 घंटे का और ये पूरा पूर्णांक था 80 मार्क्स का, यानी कि पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा 80 मार्क्स का था। अब इसमें कुछ निर्देश दिए हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कई सारे सेक्शंस हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूरी तरह से पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 13 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने हैं? 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रश्न पत्र में 4 खंड है, का, खा, गा और घा। 4 खंडों में विभक्त ये प्रश्न पत्र है। 13 प्रश्न है। पहला खंड, खंड का में हमारे पास 1 प्रश्न है, यानी कि सिर्फ अपठित गद्यांश हमारे पास में रहेगा। खंड खा में हमारे पास 4 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि यहाँ हमारे पास व्याकरण के हमारे प्रश्न रहेंगे। फिर खंड गा में हमारे पास में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न रहेंगे। फिर खंड घा में हमसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जो हमारे लेखन कार्य यानी रचनात्मक या व्यवहारिक लेखन से संबंधित रहेंगे, जिसमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन, संदेश, ये सभी कुछ हमसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 खंड में हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर विभक्त है। ध्यान रखिए, टोटल वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। अब देखिए, सबसे पहले आया खंड का, जिसमें 1 प्रश्न हमसे पूछा गया है, जो है हमारा 10 मार्क्स का। अब इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 10 मार्क्स के हैं, सबके अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। कैसे हैं अभी बताती चलती हूँ। सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत ध्यान से हमें गद्यांश पढ़ना है। तो क्या है? पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार होता है, मतलब हमारा नेबरहुड। दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक है हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा सामाजिक जीवन की ये समस्त आनंदपूर्ण सम गतिविधियों के लिए वह उतना ही आवश्यक भी है। यह सच है कि पड़ोस का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता, मतलब हम अपने हाथ से पड़ोस का चुनाव नहीं कर सकते। जो है भाई हमको मिला है, हमको देखना पड़ेगा। इसीलिए पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है। हमारा पड़ोसी अमीर हो या गरीब, उसके साथ संबंध रखना सदैव हमारे हित में होता है। पड़ोसी से परहेज करना अथवा उससे कटे कटे रहने में ये अपनी ही हानि है, क्योंकि किसी भी आकस्मिक आपदा अथवा आवश्यकता के समय अपने रिश्तेदारों तथा परिवार वालों को बुलाने में समय लगता है। ऐसे में पड़ोसी ही सबसे अधिक विश्वस्त सहायक हो सकता है। पड़ोसी चाहे कैसा भी हो, उससे अच्छे संबंध रखने चाहिए। जो अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकता, उससे सहानुभूति नहीं रख सकता, उसके साथ सुख दुख का आदान प्रदान नहीं कर सकता तथा उसके शोक और आनंद के क्षणों में शामिल नहीं हो सकता, वह भला अपने समाज अथवा देश के साथ भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ेगा। विश्व बंधुत्व की बात भी तभी मायने रखती है जब हम अपने पड़ोसी से निभाना सीखें। तो हमारा पड़ोस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये इसमें बताया गया है। हमारे रिश्तेदार होंगे या हमारे और फ्रेंड्स होंगे, वो हमेशा बाद में आएंगे, लेकिन हमारे घर पे चाहे खुशी हो, चाहे कोई तकलीफ हो, शोक हो, सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं। इसलिए उनसे बहुत अच्छे संबंध हमें बना के रखने चाहिए। पड़ोसी चाहे जैसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, तो हमें क्या है, सामंजस्य बिठाना है। भाई बुरा है तो ज़्यादा मिलिए जुलिए नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लड़ाई झगड़ा कर लीजिए।
चलिए इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, सामाजिक जीवन में पड़ोस का क्या महत्व है। ये प्रश्न हमारा 2 मार्क्स का दिया गया है। तो सामाजिक जीवन में क्या है, तो पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। हमारी सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक जीवन की आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए भी पड़ोस अत्यंत आवश्यक है। तो ये है हमारे पड़ोस का महत्व, यानी कि हमारी सामाजिक गतिविधियों और हमारे सामाजिक जीवन के आनंदपूर्ण वातावरण के लिए हमारा पड़ोस बहुत अधिक महत्व रखता है। अब आते हैं, दूसरा प्रश्न है, पड़ोस के साथ संबंध रखना हमारे हित में किस तरह से है। अगर हम पड़ोस के साथ संबंध रखते हैं तो वो हमारे हित में किस तरीके से है। ये प्रश्न भी हमारा 2 मार्क्स का है। किसी भी आकस्मिक आपदा या आवश्यकता के समय रिश्तेदार तथा परिवार वालों को बुलाने में समय लगता है, उस समय पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं, इसलिए पड़ोस के साथ संबंध रखना हित में होता है। क्यों, हमने जैसे भी बताया भाई, हम अपने पड़ोस या क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों से या स्वजनों से हमेशा दूर रहते हैं, वो हमारे बगल में तो रहते नहीं हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति या आपदा आती है तो सबसे पहले हमारे पड़ोस वाले काम आते हैं। वो भाई रिश्तेदार आएंगे, ऐसे हम नहीं कह रहे नहीं आएंगे, लेकिन उनको आने में समय लगता है, लेकिन सबसे पहले पड़ोस। इसलिए पड़ोस से जो है संबंध रखना हमारे लिए हमेशा हित में होता है। नेक्स्ट है, हमें पड़ोसी से निभाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये प्रश्न भी 2 मार्क्स का है। जो हमारा पड़ोसी है उससे निभाने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या है, हमें अपने पड़ोसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार तथा भावनात्मक जुड़ाव रखना चाहिए, उसके सुख तथा आनंद के क्षणों में शामिल होना चाहिए तथा दुख में उनसे सच्ची सहानुभूति रखते हुए सहयोग प्रदान करना चाहिए। भाई सुख के दिनों में तो हम उसका साथ दे ही दें और उसका जितनी भी उसको ज़रूरतें हैं वो तो हम कंप्लीट करें, हेल्प है वो करें, लेकिन अगर दुख के क्षण आते हैं तो उस समय हम उसको डबल जो है चीज़ें दें। मतलब जैसे हम सुख के दिनों में जितना साथ थे उससे ज़्यादा हमें साथ उसके दुख के दिनों में उसको देना चाहिए। सहानुभूति भी रखिए और उसको जो सहयोग जो मदद की ज़रूरत है वो हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वस्त सहायक से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर क्या दिया है, पड़ोसी को विश्वस्त सहायक क्यों कहा गया है। ये प्रश्न हमारा कितना है, 2 मार्क्स का दिया गया है। विश्वस्त सहायक कौन होता है, इससे क्या मतलब है। विश्वस्त सहायक वह होता है जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, मतलब जिसपे हम पूर्ण रूप से जो है बिलीव कर सके, नहीं है बिल्कुल सही व्यक्ति है, जिससे हम मुसीबत के समय आंख मूंद कर भरोसा कर सके। किसी भी कठिनाई के समय हमारे रिश्तेदारों और मित्रों के आने में के से पूर्व एक अच्छा पड़ोसी ही हमारी सहायता करता है, इसलिए उसे विश्वस्त सहायक कहते हैं। ऐसा पड़ोसी या जो जिसको हम पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सके कि नहीं ये बहुत अच्छे से, ऐसा हमारे पड़ोस में कई होता है कि हमारा जैसे मान लीजिए हम अपने बच्चों को भी वहाँ पे रह के जो है ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं हमारा बच्चा वहाँ जा रहा है, सही है, सेफ है, सब कुछ है, उस तरीके से है। घर की चाबी हम जिसको दे देते हैं, तो इस तरीके से हम क्या है उसको वो हमारा विश्वास सहायक है। क्यों, क्योंकि हम उस पर बिलीव कर रहे हैं, और ऐसा हमारा पड़ोसी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने विश्व बंधुत्व की बात किस संदर्भ में की है। ये प्रश्न हमारा 1 नंबर का है। अब विश्व बंधुत्व की बात लेखक ने पड़ोसी से अच्छे संबंध निभाने के संदर्भ में कहते हैं। तो विश्व बंधुत्व, अब हर कोई अगर देखिए अपने पड़ोसी से अच्छा रखेगा तो इस तरीके से पूरा विश्व क्या होगा, एक बंधुत्व की भावना में बंध जाएगा ना। तो यहाँ पर विश्व बंधुत्व की बात लेखक ने पड़ोसी से अच्छे संबंध निभाने के संबंध में कही है। नेक्स्ट है चा क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ये प्रश्न भी हमारा 1 नंबर का है। अब इसके हम क्या क्या शीर्षक दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पे आपको अपने आप सोचना है क्या है। अब हमने यहाँ दिया है सामाजिक जीवन में पड़ोसी का महत्व, एक तो हमने यहाँ पर दे दिया सामाजिक जीवन में पड़ोसी का महत्व। दूसरा है सामाजिक जीवन में पड़ोसी की महत्वपूर्ण भूमिका, ये दूसरा हमने यहाँ पर दे दिया, या अथवा अन्य कोई भी उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से 2 दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके आंसर में 2 देना है, आप आंसर देते समय सिर्फ 1 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा खंड का जो एक प्रश्न था यानी प्रश्न संख्या 1 यहाँ समाप्त होता है। अब आते हैं हम खंड खा से में हमारे कितने थे, 4 प्रश्न पूछे गए थे। ये चारों ही प्रश्न हमारे किस पे आधारित है, ये हमारे व्याकरण के टॉपिक्स पर आधारित है। तो पहला जो हमारा है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, प्रश्न दिया गया है यहाँ पर है, उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी।
संयुक्त वाक्य में बदलिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। ये हमारा क्या है, एक सरल वाक्य, इसे संयुक्त में बदलना है। तो यानी कि इसे दो अलग अलग वाक्य में करना है और समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से इसको जोड़ना है हमको। तो देखिए कैसे हमने किया, उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकली और नारे लगाने लगी। तो अब यहां पर देखिए पहला वाक्य जो हमने बनाया वो क्या किया हमने, संपूर्ण वाक्य है, अव्यय हमने समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगाया है और उसको दो वाक्य में कर दिया। तो यहाँ पर जब भी हम इस तरीके से बांटते हैं तो ध्यान रखना है, संयुक्त वाक्य में खास तौर से जब बांटते हैं तो पहला वाक्य हमें क्या करना पड़ता है, पूर्ण वाक्य करना पड़ता है और अव्यय हमारा हमेशा समुच्चयबोधक अव्यय ही लगेगा। नेक्स्ट आते हैं खा में, प्रश्न संख्या 2 का खा है। तो प्रश्न संख्या 2 हमारा 4 मार्क्स का चल रहा है, एक एक नंबर के एक एक आंसर है। यहाँ पे उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे, सरल वाक्य में लिखिए। उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे, संयुक्त वाक्य में है, इसे सरल वाक्य में हमें करना है। सिंपल, हम दोनों ही क्रियाओं को आपस में मर्ज कर देंगे। वे जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे, ये हमारा सरल वाक्य में बदल गया। नेक्स्ट आते हैं गा, हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, मिश्र वाक्य में बदलिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक सरल वाक्य है, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। कैसे होगा, यहाँ पर जब हालदार साहब उधर से गुजर रहे थे तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने जो इसको दो वाक्य में बदला, पहला वाक्य हमने डिपेंडेबल कर दिया, कैसे लगा के, हमने व्याधिकरण अवयवों को लगाया, जब तब, ये हमारे क्या होते हैं, व्याधिकरण अव्यय होते हैं, जिससे एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। ये अव्यय भी एक से दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप पहला वाक्य देखेंगे, जब हालदार साहब उधर से गुजर रहे थे, ये वाक्य अभी पूर्ण नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसके आगे अभी कुछ है जो हमने पढ़ा नहीं है। जबकि संयुक्त वाक्य में हमारा पहला वाक्य क्या क्या रहता है, पूर्ण रहता है। हमें लगता है कि नहीं, वो उसने संपूर्ण अर्थ दे दिया। लेकिन जब हम मिश्र वाक्य बनाते हैं तो इसमें पहला वाक्य हमारा हमेशा अपूर्ण रहता है, वो पूरा अर्थ नहीं देता है। तो यहाँ पर हमने जब तब जैसे व्याधिकरण अवयवों के साथ इसे क्या किया है, इसे जो है मिश्र वाक्य में बदल दिया है। नेक्स्ट आते हैं घा, बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है, आश्रित उपवाक्य छांट कर उसका भेद बताइए। अब यहाँ पर क्या है, बाल गोविंद भगत जानते थे, ये एक मुख्य वाक्य है। और क्या, अब बुढ़ापा आ गया है, ये एक क्या है, हमारा आश्रित उपवाक्य है। तो ये कौन सा होगा, संज्ञा उपवाक्य। जानते थे कि, संज्ञा उपवाक्य का हमेशा पहचान रहती है कि उसमें की जो है वो अव्यय हम लगाते हैं, की अव्यय हमारा हमेशा रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा 4 थे हमारे, चारों हो गए। रचना के आधार पे वाक्य के भेद प्रश्न संख्या 2 पे था, हमारे 4 हो गए। अब प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन करने हैं हमें। ये प्रश्न संख्या 3 भी 4 मार्क्स की है, एक एक नंबर के 4 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। माँ द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया, कर्तवाच्य में बदलिए। अब द्वारा लगे होने के कारण क्या होता है, ये एक कर्मवाच्य है। तो अब यहाँ पर हम जब कर्म से कर्ता में बदलते हैं या कर्तवाच्य में बदलते हैं तो सिंपल है, हम कर्ता कारक की विभक्ति को लगा देते हैं। तो कर्ता कारक की विभक्ति हमारी क्या होती है, ने होती है। तो माँ द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया, उसमें हम क्या कर देंगे, माँ ने भिखारी को भोजन दिया। सिंपल, यहाँ पे हमने देखिए द्वारा हटाकर ने लगा दिया, तो इससे क्या होगा, माँ ने भिखारी को भोजन दिया, ये एक कर्तवाच्य में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कालीन बुनता है, कर्मवाच्य में बदलिए। ये एक हमारा क्या है, ये कर्तवाच्य का उदाहरण है, इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो क्या होगा, उसके द्वारा या उससे कालीन बुना जाता है। तो अब यहाँ पर हम उससे हम इसको हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पूरा वाक्य, उसके द्वारा कालीन बुना जाता है। तो यहाँ पर हमने इसे क्या कर दिया, द्वारा लगा दिया और ये हमारा कर्मवाच्य हो गया। नेक्स्ट आते हैं, आओ अब चलते हैं, भाव्यवाच्य में बदलिए। आओ अब चलते हैं, ये हमारा क्या है, कर्तवाच्य का उदाहरण है। अब इसे भाववाच्य में बदलिए। तो आओ अब चला जाए, सिंपल, यहाँ पर इसको हम कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर क्रिया को क्या कर देना है, वो भाव पे डिपेंड कर देना है। तो हमने क्या किया, आओ अब चला जाए।
पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई, कर्तवाची में बदलिए, पुलिस के द्वारा, तो यहाँ पर द्वारा हटाकर हम क्या कर देंगे, ने लग देंगे। पुलिस ने चेतावनी दी, पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई, तो हमें कर्तवाची में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, पुलिस ने चेतावनी दी। यहाँ पर वाच्य भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 4 आ रहा है हमारे पास, क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। अब हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर हमसे 4 प्रश्न जो हैं वो पद परिचय पर पूछे गए हैं, एक एक मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है। तो यहाँ है, वीरों की सदा जीत होती है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, सदा। अब सदा जो शब्द है ये किसी भी कंडीशन में बदलता नहीं है, तो ये हमारा क्या है, अव्यय हो गया। अब अव्यय सदा किससे संबंधित है, होती है, जीत होती है से संबंधित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण से। क्या होता है, सदा हमारा क्रिया से संबंधित है, क्रिया के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। अब सदा जो है वो क्या बता रहा है, समय को बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए क्या है, सदा अव्यय है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, कालवाचक, और जीत होती क्रिया का विशेषण बता रहा है। सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, बच्चे की मुस्कान मनमोहक होती है। अब मुस्कान, मुस्कान क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। अब यहां हमने भाववाचक संज्ञा निकाल दी। अब बच्चे की मुस्कान होती है, तो अब मुस्कान हमारी हमेशा क्या रहती है, स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है, और ये एक कर्म कारक में है, बच्चा हमारा कर्तन है, तो यहाँ पर मुस्कान क्या होती है, क्या हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगी। तो ये हमारा क्या है, एक मुस्कान हमारा कर्म कारक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक का अपना महत्व होता है। अब अपना शब्द, अपना शब्द हमारा क्या है, सर्वनाम, और हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सर्वनाम का कौन सा भेद है, निजवाचक सर्वनाम है। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम, निजवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, और महत्व का जो है ये विशेष्य बता रहा, महत्व इसका विशेष्य है। नेक्स्ट आते हैं, चलते चलते लड़खड़ाने का सहयोगी, लड़खड़ाने पर सहयोगी उसे संभालते हैं। चलते चलते लड़खड़ाने, अब चलते चलते हमारा क्या चीज है, ये क्या है, क्रिया विशेषण है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए। अब चलते चलते क्या है, एक ही शब्द को हमने 2 बार इस्तेमाल किया है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, लड़खड़ाना क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब आ गए प्रश्न संख्या 5 पे। यहां पर हमारे पास में 4 प्रश्न हमारे व्याकरण के नेक्स्ट टॉपिक रस पर पूछे गए हैं, ये भी 4 मार्क्स के हैं। क्या दिया है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि जो है अन्याय के आगे तुम मत झुको, चाहे आसमान ही क्यों ना फट जाए, है ना। यहाँ पर गलत के आगे तुमको नहीं झुकना है। तो यहाँ पर क्या है, हम इसको पढ़ने के बाद हमें बहुत उत्साह हो रहा है, तो अर्थात ये क्या हुआ, एक वीर रस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का एक उदाहरण लिखना है। तो श्रृंगार रस के तो बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिखा है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो यहाँ पर क्या था, जो नायक नायिका हैं, पूरा परिवार, घर पूरा अच्छे से, रूम जो है बहुत सारे लोगों से भरा पड़ा है, एक तरफ नायिका खड़ी है, एक तरफ नायक खड़ा है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो क्या है, कहते हैं, नकारते हैं, रीझते हैं, खींचते हैं, मिलते हैं, लजियाते हैं, अर्थात वो नैनों से ही ये सारी बातें कर रहे हैं। क्या है, भरे भवन में, भरे मतलब पूरे भवन जो है वो पूरे लोगों से भरा हुआ है, और वो नैनन से बात कर रहे हैं। ये सारी क्रियाएं वो किससे कर रहे हैं, नैन से बातें कर रहे हैं। तो ये श्रृंगार रस यानी कि संयोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण है। क्रोध, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, जाहिर सी बात है क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। विभाव किसे कहते हैं, विभाव, विभाव जिसके कारण हमारे अंदर रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, रस उत्पत्ति और उद्दीपन के कारणों को विभाव कहते हैं, अर्थात विभाव व्यक्ति के मन में स्थायी भाव को जागृत या उद्दीपित करता है। वे भाव जो वो चीजें जिससे हमारे अंदर रस की उत्पत्ति होती है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, ये चीजें। अब जैसे किसी चीज को देखकर हमें क्या होगा, हमें डर लग रहा है या हमें हंसी आ रही है, तो वो सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती हैं, विभाव के अंदर आती हैं।
आखिरी है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य या हंसी? स्थायी का क्या होता है? हास्य या हंसी स्थायी भाव होता है। अब हम आ गए खंड गा में। खंड गा में हमसे कितने प्रश्न पूछे गए थे? 4 प्रश्न। हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित हमसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी कौन सी है? क्षितिज और कृतिका। इससे 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है हमारे यानी कि खंड गा का पहला और प्रश्न पत्र का छठा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। अब ये हमारा क्या है? एक पठित गद्यांश है, यानी कि हमारी क्षितिज बुक का जो गद्य खंड है उसमें से चैप्टर्स में से एक गद्यांश यहाँ रखा गया है। इसे हमें पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो चलिए पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा चैप्टर है। मुफलिस की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो इतना समझ के अभी तक पढ़ के समझ में आ चुका होगा। ये चैप्टर है हमारा यशपाल जी का लखनवी अंदाज। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, अर्थात वहां पे कोई बैठा था। एक बर्थ पर लखनऊ के ये नवाबी नस्ल एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंख में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु के शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो किस तरीके से वहां पर जब हमारे लेखक एकदम पहुंचते हैं तो जो नवाब साहब होते हैं बड़े एकांत में बैठे होते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो अब वो भी अनुमान लगाते हैं कि शायद ये कहानी सोच रहे होंगे या खीरे को खाने के बारे में इत्मीनान से सोच रहे होंगे। मगर हमारे लेखक किस लिए चढ़े थे? वो नई कहानी को सोचने के लिए उस सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े थे। अब इस पे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, क्या है? देखिए यहाँ पर हमसे जो पूछे गए हैं 2 मार्क्स के 3 प्रश्न दिए हैं इस गद्यांश में। पहला प्रश्न है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? क्यों खरीदा था उन्होंने? कि भाई निर्जन होगा और यहाँ पे इत्मीनान से बैठकर वो नई कहानी को सोचेंगे। लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट यह सोचकर खरीदा कि डिब्बा पूरी तरह खाली होगा, उसमें कोई यात्री नहीं होगा, अतः आराम से बैठकर नई कहानी के विषय में सोच सकेंगे। साथ ही खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी ले सकेंगे। मतलब वहां पे एकांत होगा तो हमारा नई कहानी सोच लेंगे और आराम से खिड़की से बैठकर बाहर के जितने प्राकृतिक दृश्य हैं उनको हम देखते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने जिस अनुमान के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था वह गलत कैसे साबित हुआ? अब उन्होंने सोचा था, ये अनुमान लगाया था कि भाई डिब्बा निर्जन होगा, लेकिन ये अनुमान उनका गलत होता है क्योंकि वहां पर पहले ही सफेद पोश नवाब, लखनऊ के नवाब बैठे हुए थे, तो इसलिए उनका ये अनुमान गलत हो गया। लेखक के अनुमान था कि डिब्बे में कोई यात्री नहीं होगा, परंतु उनके अनुमान के प्रतिकूल एक नवाबी स्वभाव वाले सफेद पोश सज्जन डिब्बे में बर्थ पर पालथी मारे बैठे हुए थे, पहले से मौजूद थे, इसलिए उनका अंदाजा गलत निकल गया। नेक्स्ट है, डिब्बे में बैठे सज्जन ने लेखक के आने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की और लेखक ने उनके व्यवहार में से क्या अनुमान लगाया? कि भाई जब हमारे लेखक अचानक उस डिब्बे में आ गए तो उनको जो हमारे नवाब बैठे थे, नवाब साहब लखनऊ के, उनको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब उनको अच्छा नहीं लगा तो इस बात के लिए हमारे लेखक ने अनुमान लगाया कि शायद वो भी कोई एकांत में बैठना चाहते होंगे, कोई कहानी सोचना चाहते होंगे, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का आनंद वो अकेले में लेना चाहते थे, इसलिए उन्हें ये मेरा वहां आना अच्छा नहीं लगा। डिब्बे में पहले से बैठे सज्जन की आंखों में लेखक के आने पर एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक ने अनुमान लगाया कि या तो नवाब साहब किसी नई कहानी के विषय में सोचते हुए चिंतित हैं, अथवा एक नवाब को खीरा खाते देख लिया जाने के संकोच उनके चेहरे पर साफ आ गया। कि मतलब एक नवाब होते हुए खीरा खाएंगे, इतना बड़ा व्यक्ति इतनी तुच्छ चीज खाएगा और ये करते हुए उन्हें कोई देख लेगा, इस बात का उन्हें संकोच था, इसलिए उनको बुरा लगा।
अब आ गए हम प्रश्न संख्या 7 पे। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में हमें देने हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है ये हमारे गद्य खंड से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें से सिर्फ हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है हमारे 2 मार्क्स का एक प्रश्न होगा, यानी कि ये हो जाएंगे 4 प्रश्न, यानी कि 8 नंबर का। तो प्रश्न संख्या 7 हमारे 8 नंबर के हो जाएंगे, 2 मार्क्स के हमारा हर एक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आ रहा है, पान वाला एक हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति है परंतु उसके हृदय में संवेदना भी है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करिए। हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति है मगर संवेदना उसके कब से व्यक्त होती है, जब कैप्टन मर जाता है तो वो उसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं इस बात को लेकर कहते कहते। तो देखिए क्या है, वो बहुत ज़्यादा व्यंग्यात्मक है, देशभक्ति पर भी जो है वो बहुत हंसी मजाक करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके अंदर वो संवेदनाएं हैं। क्या है, पान वाला एक खुशमिजाज व्यक्ति है, इसीलिए वह कई बार चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है। वह कैप्टन के प्रति व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी करता है, किंतु हृदय से वह उसकी देशभक्ति का सम्मान भी करता है। हालदार साहब द्वारा मूर्ति पर कोई चश्मा ना होने का कारण पूछे जाने पर वह भावुक हो गया और अपनी आंखों को पोंछते हुए उसने कैप्टन की मृत्यु की सूचना दी। मतलब वो उसकी क्या कहते हैं, उसको व्यंग करता है उसके ऊपर, मगर देशभक्ति की कदर भी करता है। और जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है कैप्टन, तो उसके अंदर वो दुख और तकलीफ उसके अंदर दिखाई भी देती है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन खा। क्या है, गर्मियों की उमस भरी शाम को भी बाल गोविंद भगत किस प्रकार शीतल और मनमोहक बना देते थे। अब क्या होता था, बहुत गर्मी और उमस होती थी, लेकिन शाम को भी वो क्या करते थे, अपनी संगीत मंडली लगाकर बैठ जाते थे और लोग उसमें इतना मगन हो जाते थे कि ये गर्मी का एहसास वो भूल जाते थे। शीतलता, भक्ति की शीतलता में वो सभी डूब जाया करते थे। बाल गोविंद भगत अपने मधुर गायन से गर्मियों की उमस भरी शाम को भी शीतल कर देते थे। भगत अपने घर के आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते और खंजरियों और करतालों जैसे वाद्य यंत्रों को बजाकर भजन गाने लगते। गांव के अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे पदों को दोहराते। धीरे धीरे स्वर इतना ऊंचा हो जाता कि भगत भक्ति में लीन होकर संगीत प्रेमियों के साथ तन्मयता पूर्वक गीत गाकर नाचने लगते। इस प्रकार संपूर्ण वातावरण संगीतमय हो जाता था। तो इस तरीके से कैसे, मतलब पूरा वातावरण बहुत ही संगीत में हो जाता था और गर्मी का एहसास और उमस का एहसास किसी के अंदर नहीं रह जाता था। प्रश्न संख्या गा है, फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों था। बहुत नजदीकी संबंध था, मतलब आप मान लीजिए एक कुछ नहीं थे, दूर के रिश्तेदार भी हम बोलेंगे नहीं थे, लेकिन उनके साथ में आपस में संबंध ऐसा था जैसे बड़े भाई जैसा संबंध हो। तो इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो हमारे लेखक बहुत ज्यादा दुखित हुए थे। तो क्या है, फादर बुल्के लोगों को सद्व्यवहार करते हुए हमेशा प्यार बांटते रहे। उन्हें किसी पर क्रोध करते हुए लेखक ने नहीं देखा। उनके मन में दूसरों के लिए सदैव सहानुभूति एवं करुणा भरी रहती थी। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहरवाद नामक कष्टदायी फोड़े से हुई, अर्थात उनके कैंसर से हुई। ये फादर जैसे उदार महापुरुष की ऐसी मृत्यु के बारे में जानकर लेखक आहत हो गया। तो कैसे, मतलब उन्होंने ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सबके साथ बहुत अच्छा रहता था, किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता था, कभी किसी पे क्रोध नहीं करता था, लेकिन और मृत्यु भी कैसे कष्टदायक हुई, तो इस बात से वो बहुत ही तकलीफ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी के पिता ने अपनी आर्थिक विषमताएं कभी बच्चों को क्यों नहीं बताई। भाई वो पहले काफ़ी रिच हुआ करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, उनके अपनों ने उन्हें बहुत धोखा दिया और जिससे वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हुए। लेकिन ये विषमताएं उन्होंने कभी बच्चों पर जो है जाहिर नहीं करी, क्योंकि वो बच्चों को इस सारी चीज़ों के से दूर रखना चाहते थे। वो चाहते थे वो अपना भविष्य बनाए, सब कुछ करें। तो कैसे लिखेंगे, लेखिका के पिता ने कभी बहुत वैभवशाली दिन देखे थे। वे बहुत अहंकारी थे। बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण उनका अहंग और बढ़ गया, इसीलिए उन्होंने अपनी आर्थिक विषमताएं कभी अपने बच्चों को नहीं बताई। लेकिन उनका अहंकार बढ़ता जा रहा था कि अरे भाई मैं इतना रिच था, अब नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके कारण वो कभी भी बच्चों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना देना चाहते थे, इसलिए उसका कभी प्रभाव उनके ऊपर पड़ने ही नहीं दिया। बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों, इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है। तो बिस्मिल्लाह खां हमेशा ईश्वर से क्या मांगते थे, सच्चे सुर मांगते थे।
कि वो कभी भी मतलब उनके सुर में किसी तरह की कोई कमी नहीं आए। तो वो हमेशा भगवान से सच्चे सुर मांगते थे, क्योंकि वो अपने गायन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त की नमाज में ईश्वर से सच्चे सुरों की कामना करते थे, क्योंकि सुर ईश्वर का दिया वह वरदान है जो एक कलाकार को श्रोताओं से जोड़े रखता है। कि अगर हमारे सुर जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे तो हम श्रोताओं यानी कि हमारे जो चाहने वाले हैं उनसे हम जुड़े नहीं रहेंगे, इसलिए उन सच्चे सुरों को वो मांगते थे। वे कला के अनन्य उपासक थे, उन्हें सीखने की तीव्र इच्छा थी, क्योंकि वे स्वयं को पूरी तरह से पूर्ण नहीं मानते थे। इससे उनकी विनम्रता, ईश्वर के प्रति सच्ची शक्ति और सच्चे संगीत साधक होने की विशेषता का पता चलता है। कि मतलब वो ये कहते थे कि वैसे तो वो विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, लेकिन तब भी वो मानते थे कि शायद उनमें अभी कुछ कमी है, इसलिए वो हमेशा नई नई चीज़ों को सीखना, जानना कोशिश करते ही रहते थे। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 8 पे। अब प्रश्न संख्या 8 में हमारे पास में क्या दिया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारी जो बुक है क्षितिज, उसका जो काव्य खंड है, उस काव्य खंड में से हमारे सामने एक कविता का अंश रखा जाएगा और उसमें से हमें उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर देने हैं। तो ये हमारे पास में पूछे जा रहे हैं 3 प्रश्न, एक काव्यांश में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो टोटल प्रश्न संख्या 8 हमारा कितने हो जाएगा, 6 नंबर का हो जाएगा। तो देखिए क्या है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो ये कविता कहाँ से ली गई है, ये उत्साह कविता से हमारे सामने रखी गई है। तो हमने इसको पढ़ा हुआ है। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है, कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है और क्यों। वो गरजने का आग्रह कर रहा है, बरसने का आग्रह कर रहा है, क्यों, क्योंकि इससे लोगों में उत्साह पैदा होगा, बदलाव के लिए वो बात कर रहा है। कवि बादलों से गर्जना करने के लिए कहता है क्योंकि वह चाहता है कि बादल अपनी तीव्र गर्जना से वातावरण में उत्साह, पौरुष और क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने के लिए जोश भर दे। अब क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, जब बादल आते हैं तो क्या होता है, हम लोग उससे पहले अच्छी तरह गर्मी से परेशान हो चुके होते हैं। मतलब हम मनुष्य की बात नहीं करें, सारी धरती ही गर्मी से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी होती है। और जब बादल आते हैं तो बादल के आने से पहले उनकी गर्जना आती है। वो गर्जना हमारे अंदर क्या भरती है, उत्साह भरती है कि अरे वाह, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर कहीं पर बहुत बुराई व्याप्त है या हम बहुत तकलीफ में हैं बहुत ज़्यादा, तो कहीं से अगर कुछ बदलाव की आवाज़ उठती है तो भी हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है। तो यहाँ बादल 2 माध्यम से दिया गया है। पहला बात तो है कि हमारा प्रकृति में बदलाव होगा, ये इसका उत्साह भरते हैं लोगों में। और दूसरा उत्साह हमारे क्या रहता है, जो इनडायरेक्टली हमारे कवि हमको पीछे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा लोग त्रस्त हो जाते हैं बुराई से, तकलीफ से, और जब बदलाव की आवाज़ उठती है तब लोगों में उत्साह और पौरुष जो है वो भर जाता है। तो यहाँ पर क्या है, उत्साह और पौरुष भरने का आग्रह कर रहे हैं गर्जन के माध्यम से। नेक्स्ट है, बादलों का सौंदर्य स्पष्ट करते हुए बताइए कि उनकी तुलना किससे की गई है। अब उनके काले काले घुंघराले बालों से करी गई है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को क्या होते हैं, बाल जो निकलते हैं वो काले काले होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स होते हैं। घुंघराले का मतलब क्या होता है, कर्ली हेयर्स होते हैं। बादलों को भी आप देखो ऐसे ऐसे करके गोल गोल रहते हैं ना, जब बहुत घने बादल आते हैं तो उनसे उन्होंने करी है। तो क्या है, बाल सुंदर काले घुंघराले हैं। कवि ने उनकी तुलना बाल कल्पना से की है, यानी छोटे बच्चों की कल्पनाओं से करी है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं मधुर होती हैं तथा पल पल बदलती रहती हैं, इसी प्रकार बादल भी बार बार अपना रूप बदलते रहते हैं, वे स्थिर नहीं रहते। देखिए, कभी यहाँ पे खूब ज्यादा घने बादल हो एकदम आ जाएंगे, फिर छट जाएंगे, फिर काले आ जाएंगे, उनका शेप, आकार सब कुछ बदलता रहता है ना। तो इसी तरह बच्चों की भी सोच होती है, उनकी भी कल्पना होती है, वो पल पल बदलती रहती है। इसीलिए बाल कल्पना कैसे पाले, तो जैसे छोटे बच्चों की कल्पनाएं होती हैं उसी तरीके से बादल भी होते हैं, पल पल अपना रूप परिवर्तित करते हैं। फिर हैगा, कवि के अनुसार नूतन कविता कैसी होनी चाहिए। नूतन कविता मतलब नई कविता किस प्रकार की होनी चाहिए। तो यहाँ दिया है, कवि के अनुसार नूतन कविता ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस को क्रांति का संदेश देने वाली हो और मन में नवजीवन व चेतना का संचार करने वाली हो।
जिससे कविता के स्वर को सुन संपूर्ण संसार उत्साह से भर उठे। तो मतलब ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को प्रोत्साहन दे, संदेश दे, लोग सुने, उनके अंदर उत्साह पैदा हो। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 में हमारे सामने रखी गई है हमारी क्षितिज बुक के काव्य खंड के प्रश्न। इन काव्य खंडों के जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें से हमें करने हैं सिर्फ 4 प्रश्न। इनकी शब्द लिमिट रहेगी 30 से 40 और एक प्रश्न हमारा रहेगा 2 नंबर का। तो टोटल हमारा प्रश्न संख्या 9 हो गया 8 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो इनको एक एक करके अब हम करते हैं। पहला प्रश्न है, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किन शब्दों में करते हैं? अब जब धनुष टूट गया, धनुष टूटा था राम जी के द्वारा, तो इससे क्रोधित होकर परशुराम जी वहां पर आ गए। अब क्या हुआ, जब उन्होंने बोला कि भाई किसने तोड़ा है, जिसने तोड़ा है वो हमारा शत्रु वैसे ही है जैसे सहस्त्रबाहु शत्रु था, मैंने उसका नाश कर दिया वैसे मैं इसका कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परशुराम जी राम लक्ष्मण जी से परिचित नहीं थे ठीक से, इस वजह से। अब जब ये बात होती है, परशुराम जी कहते हैं, तो लक्ष्मण जी उनके साथ जो है बातें करने लगते हैं, जिसमें बहुत अपमानजनक बातें भी होती हैं। इससे बहुत ज़्यादा वो दुखित हो जाते हैं, बहुत हर्ट होते हैं। तो फिर वो विश्वामित्र जी से शिकायत करते हैं। तो विश्वामित्र जी से वो क्या बोलते हैं कि भाई ये बहुत, अभी इसको मैं बालक समझ कर नहीं मान रहा हूँ, इस तरीके से बातें वो बोलते हैं ना। तो जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं उसे हमें यहाँ पर लिखना है। क्या है? परशुराम विश्वामित्र जी से लक्ष्मण की शिकायत करते हुए कहते हैं कि यह बालक बहुत मंदबुद्धि, कुटिल और निरंकुश है। यानी कि ये बच्चा जो है ये बिल्कुल भी सोच समझ कर बातें नहीं कर रहा, बहुत ही कुटिल बुद्धि है। काल के वशभूत होकर यह अपने कुल का घातक बनेगा। मतलब ये जिस तरीके से बातें कर रहा है, अब मुझे क्रोध आ रहा है और मैं इसको मार दूंगा और ये अपने कुल का नाशक बनेगा। अर्थात कुल कैसे आगे बढ़ता है? पुत्र से बढ़ता है, और जब उसको मैं मार दूंगा तो पुत्र जो है इसका वंश का नाश यहीं का यहीं हो जाएगा। यह सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक है। सूर्यवंशी तो का कलंक है, अत्यंत उद्दंड और मर्यादा रहित है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, फिर तुम मुझे दोष मत देना। कि वो जिस तरीके से लक्ष्मण जी बात कर रहे थे, मतलब अगर तुमने इसको रोका नहीं तो मैं क्षण भर में काल का ग्रास, अर्थात मैं इसको मृत्यु प्रदान कर दूंगा, अर्थात मैं इसका वध कर दूंगा। तुम इसको मतलब समझाओ किस तरीके से वो बातें ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता में जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? जितना ही दौड़ा, छाया मत छूना कविता मेन किस पे बात पे डिपेंड थी हमारी कि हमें कभी भी अपनी पुरानी बातों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो दिन अच्छे हैं तो भी हमें दुख प्रदान करेंगे और अगर वो दिन दुखित हैं तो भी हमें तकलीफ देंगे। अर्थात अगर हम अभी इस समय अगर हम दुखित हैं तो उन दिनों को हम याद करेंगे, अच्छे दिनों को, तो भी हमें दुख प्राप्त होगा। वो दिन कितने अच्छे थे, अभी हमारा समय खराब चल रहा है। और अगर हम दुख भरे दिनों को याद करेंगे तो भी हम दुखित होंगे। तो इस पर था, तो क्या जितना दौड़ा तू उतना भरमाया, अर्थात तुम जितना भी यश, मान, वैभव, इन सब चीजों को पाने के लिए जो तुम जितना दौड़ोगे तुम उतने ही भरमाओगे। तो कैसे लिखेंगे? जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य यश, मान, सुख और वैभव पाने के पीछे जितना दौड़ता है उतना ही उसका मन भ्रमित होता है। अर्थात क्या है, अब हमें जैसे देखिए धन मिल गया, आज हमारे पास 20 रुपए हैं, अरे यार काश हमारे पास 100 रुपए होते तो हम आज ये चीज खरीद लेते, तो कल नहीं परसों हमारे पास 100 रुपए हो जाएंगे, तब भी हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 500 रुपए होते तो हम ये ले लेते, 500 रुपए आ जाएंगे तो कल को आप ही बोलोगे मेरे पास 1000 रुपए होते तो हम ये ले लेते। तो मतलब आप हमेशा जो चीजें हैं ना इनकी कभी तृप्ति नहीं होती, हमेशा हम जितना दौड़ते रहेंगे उतना भ्रमित होते रहेंगे। इन सब चीजों से हमारा मन कभी भी भरने वाला नहीं होता है। इनको पाकर भी मनुष्य प्रसन्न नहीं रह सकता। मतलब हम चाहे आज हमारे पास कम पैसे हैं, हम अगर संतुष्ट हैं तो इसमें भी हो सकते हैं, नहीं तो कल को करोड़ों रुपए होंगे तो भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। संतुष्ट होने के लिए हमारे पास 10 रुपए भी काफी है, नहीं तो 10 करोड़ रुपए भी काफी नहीं है। तो यहां पर क्या है, हमको जितना मिलेगा हम तब भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक हैं? यहाँ पर बांस और बबूल किसके प्रतीक बताए गए हैं? कठोरता के।
तो क्या है, कविता में बांस और बबूल के पेड़ कठोर हृदय या निष्ठुर व्यक्तियों के प्रतीक बताए गए हैं। अर्थात तात्पर्य यहाँ पर क्या था, यह दंतुरित मुस्कान, यानी कि छोटे बच्चे की मुस्कान भी जो है वो कठोर हृदय वालों का भी मन पसीज कर देती है। तो वो कठोर हृदय वाले लोगों के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, बांस और बबूल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इन प्रतीकों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर हृदय मानव भी सरस हो जाता है। मतलब जितना भी कठोर व्यक्ति हो, छोटे से बच्चे की मुस्कान देखकर उसका दिल भी पिघल जाता ही है। कन्यादान कविता में मां की सोच परंपरागत मां से कैसे भिन्न है। एक परंपरागत माँ क्या होती है, जब अपनी बच्ची को शादी करके वो विदा कर रही होती है तो वो हमेशा क्या सीख देती है कि भाई तुम वहाँ पे जाना, वहाँ के हिसाब से ढल जाना, वहाँ के लोगों को दिल नहीं दुखाना, वो लोग जैसा कहें वैसा करना। तो एक तरीके से अगर तुम्हारा शोषण भी हो रहा है तो तुमको उसको सहना है। लेकिन हमारी कन्यादान की जो माँ है उसने क्या कहा है कि वहाँ पर तुम कभी भी तुम्हारा शोषण हो तो तुम चुप नहीं बैठना, तुमको किसी चीज को लेकर ललचाया जाए, भरमाया जाए तो तुम उस चीज को नहीं करना। तो मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ था कि वो एक परंपरागत माँ जैसे सीख देती है, उससे भिन्न सीख दी है कि वर्तमान समय में कोई भी तुम्हारा शोषण न करने पाए, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। तो देखिए क्या है, परंपरागत माँ अपनी बेटी को सब कुछ सहकर दूसरों की सेवा करने की सीख देती है, लेकिन कविता में माँ सीख देती है कि लड़की के गुणों को बनाए रखना, कमजोर मत बनना। मतलब तुम्हारे अंदर लड़की के जो गुण है वो हमेशा रखना, लेकिन कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं बनाना। वह दहेज के लिए जलाए जाने के खतरे के बारे में लड़की को आगाह करती है कि भाई पहले जो है ना क्या होता था, दहेज नहीं मिला तो लड़कियों को जला दिया जाता था जिंदा। तो उसने बोला कि ऐसे खतरों से भी तुम आगाह रहना कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। संगतकार की आवाज में हिचक क्यों सुनाई देती है। कविता है संगतकार, उसमें क्या होता है, उसकी आवाज में हिचक क्यों। भाई मुख्य गायक तो बहुत अच्छे से गाता है, लेकिन हमेशा सपोर्ट देने के लिए संगतकार गाता है, लेकिन उसकी आवाज में एक हिचक होती है। क्यों हिचक होती है, ये हिचक जो होती है वो होती है कि उसकी आवाज मुख्य गायक से ऊपर ना हो पाए। मुख्य गायक के लिए सम्मान होता है, ये उसका आदर भाव होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंस किसकी है, मुख्य गायक की है। संगतकार उसका साथ देने के लिए बैठा है, इसलिए उसकी आवाज में हमेशा हिचक बनी रहती है। तो क्या है, संगतकार प्रतिभावान होते हुए भी कभी मुख्य गायक से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता है। वह जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से नीचे रखने का प्रयास करता है। स्वयं को मुख्य गायक के पीछे रखने की इसी कोशिश में उसकी आवाज में एक हिचक सुनाई देती है, क्योंकि वो मुख्य गायक से ऊंचा नहीं गा सकता, इसलिए वो हिचक उसके अंदर हमेशा बनी रहती है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 में हमारे सामने जो है वो प्रश्न रखे गए हैं हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका कृतिका से। ठीक है, अब उसमें से हमें सिर्फ कितने प्रश्न करने हैं, सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 50 से 60 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। और ये प्रश्न हमारे होंगे 3 मार्क्स के, यानी 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो प्रश्न संख्या 10 हमारी हो गई 6 नंबर की। ठीक है, तो चलिए देखें क्या है इसमें। पहला प्रश्न आ रहा है हमारी कृतिका बुक से। भोलानाथ संकट के समय में अपने पिता के पास न जाकर माता के पास क्यों जाता है, माता के अंचल पाठ के आधार पर बताइए। वो पूरे दिन के क्रियाकलाप जो है वो अपने पिता के साथ करता है, लेकिन जब वो चूहे के बिल में पानी डालता है तो उसमें से सांप निकल आता है, और सांप निकलते ही जो बच्चे दौड़ते भागते घर आते हैं तो उसको बहुत चोट लग जाती है, और घर आते ही सबसे पहले पिता बैठे होते, तो पिता के पास ना जाके वो माता के आंचल में, माता की गोद में घुस जाता है। तो ऐसा क्यों करता है वो, भाई पिता थे, पिता से पूरा दिन जब इतना लगाव था तो पिता के पास न जाके माता के पास, क्योंकि माता के पास जो हमें सुरक्षा, जो निस्वार्थ प्रेम मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिलता। इसलिए सबसे सुरक्षित स्थान हमारे लिए माँ की गोद होती है। इसलिए हमें जब विपत्ति आती है तो हम सबसे पहले माँ की गोद में ही जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें वहाँ किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचेगा ही नहीं, इसलिए हम वहाँ पर जाते हैं। तो क्या है, किसी भी विषम परिस्थितियों में माँ का आंचल सबसे सुरक्षित स्थान होता है। उसका हृदय स्पर्शी स्नेह और सानिध्य किसी भी कष्ट या भय को दूर करने में सक्षम होता है। मतलब डर कहाँ है, हमारे अंदर होता है, लेकिन माँ का साथ हमारे अंदर के वो सारे डरों को दूर कर देता है।
बच्चा अपनी माँ के साथ रहकर ही सुरक्षित अनुभव करता है। माँ उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझती है। माँ की ममता और आत्मीयता की कोई तुलना नहीं होती। यही कारण है कि भोलानाथ संकट के समय अपने पिता के पास ना जाकर माँ के पास जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माँ के पास उसे ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा सपोर्ट प्राप्त होता है, इसलिए वो उनके गोद में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी के हिंदुस्तान आगमन पर अखबार क्या क्या छाप रहे थे और रानी के आने वाले दिन वो चुप क्यों थे? अब रानी के आने से पहले बहुत कुछ था कि भाई रानी किस तरीके के कपड़े पहनेंगी, उनकी बावर्ची आ रहे हैं, उनके दर्जी आ रहे हैं, ये सारी सफाइयां हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, सभी कुछ ये पहले पहले छपता रहा। लेकिन जिस दिन महारानी आई उस दिन सब कुछ शांत था, क्योंकि उससे पहले एक जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी गई थी। इस बात से सभी आहत थे और उस दिन ना कुछ भी नहीं हुआ था शहर में ऐसा कुछ कि जो छपता, तो इसलिए सभी अखबार शांत थे उस दिन। तो देखिए क्या है, इंग्लैंड की महारानी के हिंदुस्तान आगमन पर अखबार निम्न बातें छाप रहे थे, जैसे महारानी के स्वागत के लिए होने वाली तैयारियां, उनके दौरे के दौरान उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों, महारानी की जन्मपत्री, उनके नौकर और खानसामों, बावर्चियों और अंगरक्षकों के बारे में तथा शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों की तस्वीर आदि। खबरें पर रानी के आने के दिन चुप इसलिए हो गए क्योंकि उनके आगमन पर कोई भी स्वागत समारोह या जनसभा आयोजित नहीं की गई थी। जिस दिन महारानी का आगमन होना था उस दिन सभी चुप हो गए, अखबारों में ना कुछ छपा। इसका कारण यह था कि जिस जॉर्ज पंचम ने इतने जुर्म ढाए थे उसकी नाक की तुलना एक हिंदुस्तानी बच्चे से भी नहीं की जा सकती। उनकी लाट पर एक जिंदा नाक फिट हो गई, यह एक शर्मनाक बात थी। इस वजह से सभी हिंदुस्तानी लज्जित थे। इसलिए क्या हुआ था, कुछ भी उस दिन अखबार में नहीं छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन सिस्टर वाटरफॉल को देख लेखिका ने अपनी भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त किया? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। अब वो क्या है, जब उन्होंने वो वाटरफॉल देखा ना तो वो उसके अलौकिक अनुपम आनंद में कहीं खो गई। उन्हें एकदम आध्यात्म का, अपने अंतरात्मा का, इन सब का एहसास होने लगा था। खूब ऊंचाई से गिरते सेवन सिस्टर वाटरफॉल को देख लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई। नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर लेखिका को अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। झरना उसे अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच दिव्यता एवं जीवन शक्ति का एहसास कराता है। अपने मन की सारी तामसिक वृत्तियां, या तामसिक मतलब जो हमें लोभ मोह प्राप्त करती हैं, वो लेखिका को उस निर्मल जल धारा में बह जाती सी प्रतीत होती हैं। उनका वहां से उठने का मन ही नहीं करता। यानी कि हम पूरे जीवन जिन चीजों के पीछे भागते हैं, विलासता, मोहता, वो झरने के पास बैठकर उन्हें सारी, जैसे लगा कि उन्होंने उस झरने में वो सारी तामसिक प्रवृत्तियों को बहा दिया है और वो वहां से उठने का उनका मन ही नहीं कर रहा था। यहां पर अब हमारे पास अब शुरू हो रहा है खंड घा। खंड गा खत्म हो गया, जिसमें हमारे पाठ्य पुस्तक, दोनों ही पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न थे, कर लिए। अब खंड घा में हमारे सामने पूरा हमारा रचनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आ रहा है और हमारा प्रश्न पत्र का 11वां प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों का निबंध लिखिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, हमको निबंध लिखना है। अब तो इस निबंध लेखन को हमें किसमें कितने में करना है? 200 से 250 शब्दों में। संकेत बिंदु दिए गए हैं, इसी के आधार पर हम करेंगे और एक करना है। 3 ऑप्शन है, 3 में से एक करना है और एक है हमारा 10 मार्क्स का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है प्लास्टिक मुक्त भारत। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक मुक्त भारत। संकेत बिंदु दिए गए हैं हानियां, विकल्प क्या हो और किए जा रहे प्रयास। अब भारत को अगर हम प्लास्टिक मुक्त करना है तो इन सारी बातों को हमें सिर्फ 3 चीजों से समझाना है। पहला, इससे क्या हानियां होती हैं प्लास्टिक से हमें। दूसरा, हमें समझाना है प्लास्टिक का विकल्प क्या हो सकता है, ये चीज। तीसरा है, हमें अब इस प्लास्टिक को हटाने के लिए हमारे द्वारा या सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन्हें आपको बताना है।
तो जब आप इसको कोई भी, जैसे 3 ऑप्शन है, तीनों में से जब से हम पहला कर रहे हैं तो सबसे पहले टॉप हेडिंग डाल देंगे हम, हमारा शीर्षक है प्लास्टिक मुक्त भारत। अब उसको लिखना हम शुरू करेंगे। ध्यान रखिए 200 से 250 शब्दों के बीच में करना है, तो बहुत सावधानी से हम इसको करेंगे। क्या है? विज्ञान के कई प्रमुख आविष्कारों में से प्रमुख प्लास्टिक आज मानव जीवन के लिए खतरा बन चुका है। 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2019 से प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। एकल उपयोग मतलब यूज एंड थ्रो, मतलब एक बार यूज करिए और उसको थ्रो कर दीजिए, इस तरह की प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। कब? उन्होंने 2 अक्टूबर 2019 से। इस अभियान का लक्ष्य 2022 तक एकल प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करके भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाना था। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक हम जो वन टाइम यूज एंड थ्रो जो हमारी प्लास्टिक है उससे हमें भारत को टोटली फ्री कर देना है। वर्तमान समय में अपने दैनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हम दिन की शुरुआत से लेकर सोने तक अनेक प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक बैग व्यापार में आसानी से उपलब्ध है, हालांकि इसका निस्तारण एक प्रमुख समस्या बन गया है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऑर्गेनिक विनिर्माणीकरण, यानी कि इसको जो है ये डिस्पोज नहीं होती है मिट्टी में, पदार्थ है, अतः यह भूमि एवं जल प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गया है। इसे जलाने से वायु प्रदूषित होती है। यह समुद्री जीवों और पशुओं के लिए भी खतरा है। एक अध्ययन से पता चला है कि एक ही प्लास्टिक बोतल का पानी बार बार पीने से पानी के लिए उपयोग करने पर उसमें जहरीले पदार्थ घुलने लगते हैं। हम लोग जैसे बॉटल लेते हैं ना बिस्लरी की, उसको एक बार यूज करिए और फेंक दीजिए। हम लोग घर लाते हैं, उसमें फिर से पानी भरते हैं, फिर से पीते हैं, ये काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रखा पानी जहरीला हो चुका होता है। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरण सामग्री और समुद्री शैवाल का उपयोग किया जा सकता है। यहां तक कि सिलिकॉन को भी एक प्लास्टिक विकल्प के रूप में देखा जाता है। प्लास्टिक मुक्त भारत की योजना को सफल बनाने के लिए प्लास्टिक के स्थान पर कपड़ा या कागज की थैलियों का प्रयोग, जैसे आजकल बोला जाता है कि भाई आप लोगों को दुकान पे थैलियां नहीं मिलेंगी, वहां से या तो कागज की मिलती हैं या आप अपने घर से जो है कपड़ों के बैग्स लेकर जाइए। धातु के कंटेनर आदि का उपयोग करना चाहिए। सरकार के आग्रह पर पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई ने सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने की योजना पर काम प्रारंभ कर दिया। मतलब जो हमारी सड़क बनती है गिट्टी से, डामर से, अब उसकी जगह पे प्लास्टिक का उपयोग करने की बात करी जा रही है सड़क बनाने के लिए। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा भी प्लास्टिक कचरे के ऑटोमोटिव ग्रेड डीजल बनाने का काम किया जा रहा है। अगर हम लोग समस्या का कारण हैं तो समाधान भी हमें ही ढूंढना होगा। अपने देश भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है आत्मविश्वास और सफलता, यानी कि हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस ही हमें सक्सेस दिलाता है। ये बात हम सभी को पता है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है तो हम सक्सेस से कहीं दूर चले जाते हैं। तो आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस एंड सफलता यानी कि सक्सेस। अब इन्हें हमें 3 पॉइंट्स में डिस्कस करना है। पूरा हम इसी के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या है आत्मविश्वास से तात्पर्य? क्या है आत्मविश्वास सफलता के लिए क्यों आवश्यक है? अहंकार और आत्मविश्वास में क्या अंतर है? अहंकार और आत्मविश्वास में क्या अंतर? तो ये 3 पॉइंट्स में हमें इसको बताना है। तो देखिए क्या है, हेडिंग डाल देंगे आत्मविश्वास और सफलता। आगे पढ़ते हैं। आत्मविश्वास का अभिप्राय है स्वयं पर विश्वास, मतलब हमें अपने पर विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं। किसी प्रसिद्ध विचारक ने आत्मविश्वास को सफलता का प्रथम रहस्य बताया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में आत्मविश्वास होना परम आवश्यक है। यह मानव की वह आत्मिक शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक प्रयासरत रहता है जब तक उसे सफलता प्राप्त ना हो जाए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास और सफलता एक दूसरे के पर्याय हैं। सही बात है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर यही नहीं होगा कि हम इसको पा सकते हैं, तो उसको पाने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी तो हम उसको पा पाएंगे।
आत्मविश्वास युक्त व्यक्ति आशावादी होते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होते। वे असफलता के कारणों को ढूंढकर उनका निदान करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। वे कभी भी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। इसी आत्मविश्वास के बल पर महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अस्त्र बनाकर स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को विशाल सत्ता से टक्कर ली थी। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं अहिंसा और सत्य के माध्यम से अंग्रेजों को यहां से हटा सकता हूं, और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा अभियान चलाया था। इसी गुण के बल पर थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन, हेलेन केलर, मैरी कॉम, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला जैसे अनगिनत लोगों ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। ऐसे कार्य जो संभव नहीं थे वो भी इस आत्मविश्वास के जरिए ही संभव हो पाए हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मन की एकाग्रता और सकारात्मक विचारों का होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है हमें एकाग्र होना का मतलब हम जो है किसी चीज में फोकस्ड हो जाएं, पहली चीज वो, और दूसरा हमारे पास है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग जब हमारे पास रहती है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता ही बढ़ता है। यह हमारे आंतरिक विश्वास को सुदृढ़ करता है, किंतु हमारे मन में अहंकार का भाव नहीं आने देता। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है उसके मन में यह भाव होता है कि मैं प्रत्येक कार्य कर सकता हूं, और यही भाव उसे उस कार्य में सफलता दिलाता है। आत्मविश्वास के बल पर सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का सब गुणगान करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने आंतरिक विश्वास को ढूंढें, क्योंकि यही हमें हमारे लक्ष्य में सफलता दिला सकता है। तो हमें अपने अंदर ही ये सारी चीजें मिलेंगी, हमें वहीं पर खोजनी है। अब आते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में हमारे पास है मातृभाषा के प्रति अभिरुचि। मातृभाषा हमारी क्या है? हिंदी। उसके प्रति हमें अपनी अभिरुचि यानी कि हमारी जो इंटरेस्ट है हमें उसको जगाना है। हम लोग देखिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इस पर हम कभी भी इतना ध्यान नहीं देते, हमेशा उसको हमने सेकंड लैंग्वेज बना के रखा है। भले हम आजकल तो लोग बातें भी अपनी मातृभाषा में नहीं करते हैं। तो अब ये मातृभाषा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी भाषा है, हमारी पहचान है ये। अब इसे 3 बातों में बताना है। मातृभाषा से तात्पर्य है घटती रुचि के कारण है, और रुचि कैसे बढ़े, ये 3 चीज़ों से हमें इसको पूरा बताना है। तो इसको हम देखते हैं। यही कारण है कि आज गांव और शहर के बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अपनी भाषा के सुंदर लोकगीत, दोहे, छंद एवं लोक नृत्य हम भूलते जा रहे हैं। तो गांव के लोग क्या होते हैं, ये हिंदी भाषा को ज़्यादा समझ के लगते हैं, अपनी लोक भाषा जो है उसको ज़्यादा समझते हैं, और वहाँ के लोकगीतों को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन शहरी भाषा जो लोग हैं वो इन सारी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। तो ये डिफरेंस इस कारण से बढ़ रहा है। हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, उसे सहेज कर रखना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मातृभाषा यदि शिक्षा का माध्यम नहीं होगी तो बच्चे रटने को मजबूर हो जाएंगे। यानी कि हमारी मातृभाषा हम अच्छे से समझते हैं तो हमारी शिक्षा का माध्यम हमेशा हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। नहीं तो अगर हमारी दूसरी लैंग्वेज होगी तो हमें क्या होगा, जिनको समझ में नहीं आएगा वो सिर्फ रट कर देंगे, चीज़ें समझेंगे नहीं। मातृभाषा के महत्व को समझते हुए यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की स्वीकृति दी थी। इसी कारण विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हम सब का यह कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभाषा के महत्व को समझें, उसे सीखने की कोशिश करें, उसमें बोलना अपना गौरव समझें तथा उसे विश्व पटल पर गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहें। हमें कभी अपनी मातृभाषा से शर्मिंदा नहीं होना है। ये मातृभाषा हमारी पहचान है और इसी भाषा में हमें बोलना चाहिए, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 12 पे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास में आ रहे हैं पत्र। ठीक है, 2 पत्र हैं, दोनों में से हमें एक पत्र को करना है। तो ये हमारा जो प्रश्न है ये रहेगा 5 मार्क्स का, यानी कि पत्र है हमारा 5 मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा, स्वरचित कविता प्रकाशित करवाने के लिए अनुरोध करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर लगभग 80 से 100 शब्दों में हमें लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपने खुद एक कविता जो है लिखी है, अब आप चाहते हैं किसी अखबार में उसको छपवाने के लिए, तो उसके लिए आप उस अखबार के संपादक को पत्र लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले संपादक है तो क्या होगा, संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली, जो तो जहाँ पे भी है आप सबसे पहले संपादक को पत्र है तो संपादक महोदय लिखेंगे, नीचे पेपर और जिस भी जगह का नाम है। फिर उसके बाद आती है हमारी डेट, तो दिनांक रहेगी 2/5/2000। फिर जो
जिस भी डेट को आप पत्र लिख रहे हैं डेट हमेशा वही पढ़नी चाहिए। फिर आता है विषय, ये एक औपचारिक पत्र है तो विषय जरूर रहेगा। स्वरचित कविता प्रकाशित करवाने हेतु, मतलब हमारे द्वारा लिखी गई जो है वो क्या होगी, हम कविता को छपवाना चाहते हैं। फिर महोदय, यहां से अब हमारा पत्र शुरू होगा। महोदय, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र की साप्ताहिक पत्रिका में नवोदित रचनाकारों की रचनाएं पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ, मतलब कि जो नए कलाकार की रचनाएं होती हैं उन्हें पढ़ने का हमें अवसर मिला है। कुछ रचनाएं बहुत प्रभावी और प्रेरणादायक रहती हैं। मेरी भी अभिरुचि कविता लेखन में रही है। बाल कविताओं के साथ साथ समसामयिक विषयों पर मैंने कई कविताएं लिखी हैं। अपने काव्य संग्रह में से पर्यावरण संरक्षण पर लिखी एक कविता मैं इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं, मतलब मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि अपने समाचार पत्र में मेरी रचना को स्थान देकर कृतार्थ करें। धन्यवाद सही। निवेदिका, अब यहाँ पर दिया है निवेदिता। निवेदिता का मतलब है जो हम निवेदन कर रहे हैं, तो लड़की है तो निवेदिता और अगर लड़का है तो निवेदक। तो यहाँ पर आबासा की जगह आप अपना नाम देंगे। फिर नीचे आपको इस पर एड्रेस जरूर देना है। अब एड्रेस क्यों देना है, तो भाई मान लीजिए अगर आपकी रचना उनको पसंद आती है तो वो आपको क्या करेंगे, कॉल बैक कर सकते हैं या आपके एड्रेस पे लेटर भेज सकते हैं कि हमें आपकी कविताएं पसंद आई, आगे और भी कविताएं दीजिए। तो इसलिए इस जगह पर हम अपना एड्रेस मेंशन करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं अथवा। हमने बताया था ना 2 पत्र है, दोनों में से आपको एक करना है। तो ये दूसरा देखिए क्या है। आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए मित्र को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। आपके मित्र के पिता का देहांत हो गया है, वो एक फौजी थे, सीमा पर उनका देहांत हुआ है। तो अब आपको एक पत्र लिखना है मित्र को कि अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए या उसको सांत्वना देते हुए पत्र लिखना है। अब ये एक, चूंकि मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो ये क्या है, अनौपचारिक पत्र है। तो अनौपचारिक पत्र में हम शुरू करते हैं अपने एड्रेस के साथ। तो हमारा एड्रेस क्या रहेगा, C312 रोहन तरंग सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद आता है डेट 23 मार्च 2000। फिर है प्रिय मित्र राहुल, आप अपने मित्र का कोई भी नाम दे सकते हैं। प्रिय मित्र राहुल, मधुर स्नेह। कल समाचार पत्र में तुम्हारे पिताजी के सीमा पर शहीद हो जाने का शोकपूर्ण समाचार पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया। अभी कुछ समय पूर्व ही जब वे अवकाश पर घर आए थे तो मेरी भेंट उनसे हुई थी। समाचार पत्र में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में उनके शहीद हो जाने का समाचार पढ़कर मुझे विश्वास नहीं हुआ। प्रिय मित्र, मैं जानता हूं कि पिताजी के निधन से तुम्हारे परिवार को अपूरणीय क्षति प्राप्त पहुंची है, किंतु ईश्वर के विधान के आगे हम सब विवश हैं। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे पिता ने वीरतापूर्वक शत्रुओं का सामना करते हुए देश रक्षा में अपने प्राण समर्पित कर दिए। इस दुखद घड़ी में तुम्हें धैर्य से काम लेते हुए अपनी माता जी और छोटे भाई को भी संभालना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दुख की इस विशेष घड़ी में वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को असीम धैर्य और साहस तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। मेरे योग्य यदि कोई भी कार्य हो तो निसंकोच कहना, मैं तुमसे शीघ्र भेंट करूंगा। तुम्हारा मित्र। अब अपना नीचे नाम लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमने एक सांत्वना पत्र जो है वो लिखा है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 12 के जो दोनों प्रश्न थे वो हमारे खत्म हो गए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 हमारा प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। हमने आपको बताया था 13 प्रश्न है इसके अंदर। तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे सामने दिए गए हैं 2 विज्ञापन। इन दोनों विज्ञापन में से हमें एक विज्ञापन को करना है और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार करना है। ठीक है, 25 से 50 शब्दों में हमें तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा, शब्द लिमिट क्या है और कंपनी है टूथपेस्ट बनाने वाली। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब हम विज्ञापन बनाते हैं तो हमें एक बॉक्स बनाना है, चाहे रेक्टेंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही हमें बनाना होता है।
आप इसको सर्कल में भी बना सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बॉक्स ही है, सर्कल में भी आप बना सकते हैं, ओवल शेप एक ले सकते हैं, उसके अंदर बना सकते हैं। करने के बाद अब जो दांतों के लिए है तो क्या है, दंत मोती टूथपेस्ट एवं मंजन। तो अब यहाँ पर आप टूथपेस्ट का नाम आपको नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, आपको अपने आप से नाम लिखना है। तो हमने क्या दे दिया, दंत मोती टूथपेस्ट नाम दे दिया। पिक्चर्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ होठ की बनी है, इस तरीके से टूथपेस्ट है, एक जो है उसने दांत ने ब्रश पकड़ा हुआ है, तो इस तरीके से आपको पिक्चर बनानी है। अब इसमें हम लिखेंगे क्या, स्वस्थ मसूड़े स्वस्थ दांत, दांतों को मोती सा चमकाएं। ठीक है, अब दांत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें लिखना है, क्या आपका टूथपेस्ट करता है दांतों की पूर्ण सुरक्षा, पायरिया व मुख दुर्गंध से रखे मुक्त, विश्वसनीयता की गारंटी, यानी कि जो मेन दांत की जो बीमारियां हैं उनसे आपको दूर रखेगा। नोट, सभी प्रमुख मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध है। अब ये भाई चूंकि प्रोडक्ट है तो अब ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ, तो उन्होंने क्या दे दिया कि सभी मेडिकल स्टोर्स पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये हो गया हमारा। अब अथवा करके हमारे पास दूसरा आ रहा है, क्या दिया है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार करना है। अब हमें जागरूकता फैलाने के लिए एक जो है वो विज्ञापन तैयार करना है, किसका, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स लिया। अब चूंकि जिसका भी आप विज्ञापन बनाते हैं हमेशा उसको हाईलाइट करना वाले ज़रूरी होता है, तो उसको भी अंदर आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे है, पर्यावरण बचाओ, धरती को स्वर्ग सा सुंदर बनाओ, ये हमने किया। अब इससे संबंधित हमारे पास सूचना क्या है, अब भी यदि नहीं जागे तो कहीं पछताना ना पड़े, यानी कि अभी भी हमने अगर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नहीं बढ़े तो आगे चल के हमें पछताना पड़ सकता है। फिर है, वन वायु और जल बचाएं, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। ये हमारी क्या है, ये हमारी ज़रूरत है। जो जंगल हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ज़रूरी है, पानी हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इनको हमें बचाना है और स्वच्छ रखना है। तो ऐसी पिक्चर भी आप बना सकते हैं, कुछ नहीं है तो एक कम से कम पेड़ बना दीजिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए है। फिर है, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं, हम धरती को प्लास्टिक मुक्त बनाएं। तो अब धरती के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन है, और प्लास्टिक सबसे बड़ा खतरा है इस समय पृथ्वी के लिए, जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन पैदा कर रहा है, तो उसको हमें हटाना है। ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट, प्रदूषित वायु, तो ये तीन चीजें हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट और प्रदूषित वायु, इन सारी चीजों से हमें दूर करना है। अब ये किसकी तरफ से है, जाहिर सी बात है जागरूकता का है, तो ये किसी संस्था की तरफ से होगा या सरकार की तरफ से होगा, तो नीचे हमने दे दिया, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु जनहित में जारी। नहीं तो आप कोई संस्था से अटैच है तो आप उस संस्था का नाम भी यहाँ दे सकते हैं कि उस संस्था द्वारा जनहित में जारी किया गया है पर्यावरण सुरक्षा के लिए। तो इस तरीके से ये विज्ञापन भी हमारा तैयार हो गया, और इस विज्ञापन के साथ हमारा ये 2020 का प्रश्न पत्र यहाँ खत्म होता है। तो हमने यहाँ फटाफट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके के अभी और भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिन्हें मैं लेकर आती रहूँगी, तो ध्यान से इसे हम सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इनका सोल्यूशन भी हमारा बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।